बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सभी की निगाहें जो है सीमांचल क्षेत्र में टिकी हुई है, चाहे वो ओवैसी फैक्टर को लेकर हो या फिर महागठबंधन या एनडीए इस बार कितनी बढ़त बनाता है, कितना कुछ देखने को मिलता है। सभी की नजरें सीमांचल पर टिकी हुई है। तो क्या कुछ हुआ है सीमांचल क्षेत्र में, क्या कुछ एग्जिट पोल में सामने आया है, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या हाल है सीमांचल के एग्जिट पोल जो सामने आए, अगर वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो गए तो क्या समीकरण बैठेगा? आपने कहा कि बिहार में हड़कंप मच गया। बिहार में हड़कंप मचा है या नहीं, महागठबंधन के खेमे में हड़कंप जरूर मच गया है और तेजस्वी यादव के होश उड़ गए हैं। राहुल गांधी तो अभी लापता होने वाले हैं, अब कब बिहार आएंगे ये उनको खुद भी मालूम नहीं होगा। जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसे देखकर लगता है कि सीमांचल में भी एनडीए बढ़त बनाएगा। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये 24 सीटें जो होंगी वो इस बार आरजेडी को सबक सिखाएगी। जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उसके मुताबिक हम बता रहे हैं, वो ओवैसी को भी एक झटका देगी और प्रशांत किशोर के तो जो दिल के अरमान है वो आंसुओं में ही बहने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए कि सीमांचल का चुनाव किस फैक्टर पर लड़ा जा रहा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर सीमांचल में क्या है जो पूरे बिहार में है? मोदी नीतीश का चेहरा। महिलाएं वोटिंग कर रही हैं, बम्पर वोटिंग कर रही हैं। और जब दूसरे फेज के फाइनल आंकड़े आए और पहले फेज के जब फाइनल आंकड़े आए थे तो लगा कि बिहार ने इतिहास ही रच दिया है। किशनगंज में दूसरे फेज में 78% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह देखकर लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में वोटिंग हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में जब भारत में वोटिंग होती है तो 80% से ज्यादा वोटिंग होती है, कई बार 85-88% तक वोटिंग हो जाती है। तो किशनगंज में तो लग रहा है कि महागठबंधन ही चुनाव जीतेगा। जो 4 सीटें हैं किशनगंज की, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 68% है। तो ऐसे में वहां बीजेपी और जेडीयू के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जब सीटों का बंटवारा होता है तो मारामारी होती है कि हम ये सीटें नहीं लेंगे क्योंकि ये हारने वाली सीटें हैं। तो किशनगंज की जो 4 सीट है उसमें बहादुरगंज की सीट है, ठाकुरगंज की सीट है, किशनगंज सदर सीट है और कोचा धामन की सीट है। ये इंपॉर्टेंट सीट है जिसको आप हॉट सीट कह सकते हैं। बीजेपी की वीणा देवी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और मुजाहिद आलम आरजेडी से है, जो तस्लीमुद्दीन पूर्व सांसद किशनगंज के हैं, उनके बेटे हैं। यहां पर चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये एक ऐसी सीट है कोचा धामन जहां पर और जो 3 सीटें हैं उसके मुताबिक मुस्लिम मतदाता बैलेंस में है। यानी कि यहां पर अगर हिंदू एकजुट होते हैं और मुस्लिम वोटों में थोड़ा बिखराव होता है तो बीजेपी के जीतने की संभावना है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटों में देखा जा रहा था बिखराव, साफ तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि आरजेडी का बड़ा कोर वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम और यादव समीकरण, लेकिन ऐसा इस बार दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ओवैसी फैक्टर भी काम कर रहा था। कुछ सीटें बीजेपी को भी जाएंगी, जेडीयू को भी जाएंगी, यानी कि आरजेडी के लिए ये सीटें थोड़ी मुश्किल हो गई थी इस बार। देखिए, मुसलमान हमेशा एक तरफा वोटिंग करते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बट जाएगा, रिजल्ट के बाद हम उनसे फिर पूछेंगे कि मुस्लिम वोट बटेगा या फिर वो एक तरफा गया है। यूपी का उदाहरण लीजिए, महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, हरियाणा का उदाहरण लीजिए। कांग्रेस या विपक्षी दलों को सीटें कम जरूर आती हैं, लेकिन आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज के बीच कितना डिफरेंस होता है। अगर मुसलमान इस तरह से बीजेपी और जेडीयू को ही वोट करने लगेंगे तो फिर एनडीए तो 225 पहुंच जाएगा। तो मुस्लिम ऐसा नहीं होता है। कुछ मुस्लिम हो सकता है 100 में से 2, 4, 10 की वो जेडीयू को वोटिंग कर दें तो एक आध सीटों पर वो करिश्मा हो जाए। यही वजह है कि बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जेडीयू ने सिर्फ 4 मुसलमान को टिकट दिया। मुस्लिम जो है वो तेजस्वी को ही वोट करेंगे, हर हाल में वो तेजस्वी के साथ इंटैक्ट रहेंगे। कुछ लोग ओवैसी के साथ जाएंगे, लेकिन एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि ओवैसी को बी टीम कहा जाता है, जो विपक्षी है। लेकिन आप देखिए कि तेलंगाना में यही ओवैसी कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं। तो ऐसे में ओवैसी फैक्टर सीमांचल में है, बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं इस बात से इनकार करता हूं। लेकिन इतना फैक्टर जरूर है कि कुछ सीटों पर वो इतना खेला कर देंगे, अगर 1000-2000 वोट भी काटेंगे तो पाला जो है वो बदल सकता है। क्योंकि पिछली बार कई ऐसी सीटें हैं थी जहां पर 200, 500, 1000 वोट से फैसला हुआ था। उसके बाद आप देखिए ओवैसी का गठबंधन किसके साथ है? चंद्रशेखर रावण, उनके साथ गठबंधन है। तेज प्रताप यादव भी एक आध सीट पर लड़ रहे हैं सीमांचल में। प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। या तो वो आरजेडी से आए हुए हैं, कुछ लोग जेडीयू से आए हुए हैं। इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा भी मुस्लिम वोट बटता है, 80% मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहेगा आरजेडी कांग्रेस के साथ। 85-90% भी हो सकता है, लेकिन 10% में जो बिखराव होगा वो बहुत बड़ा खेल पलट सकता है। क्योंकि आप देखिए कि 100 के 100% ब्राह्मण भी बीजेपी जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, 100% यादव भी बीजेपी जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, आरजेडी को वोट नहीं करते हैं। तो कुछ बिखराव जरूर होगा, लेकिन इतना जबरदस्त बिखराव नहीं होगा कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो जाएगा उनका।
अब बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया की 7 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनमें से जो सबसे हॉट सीट है आप उसे कह सकते हैं अमौर की सीट। वहां से सबा जफर जेडीयू के चुनावी मैदान में हैं और अब्दुल सुबहान आरजेडी के हैं। लेकिन ये इसलिए हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां से AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से वहां पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने जनसभाएं की और जिस तरह से AIMIM ताकत वहां दिखा रही, लग रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस इसी सीट पर है और ऐसे में यह सीट जो है AIMIM के खाते में जा सकता है, इस बात की संभावना है क्योंकि एग्जिट पोल में 2 से 3 सीटें दिखाई जा रही हैं कि ओवैसी की पार्टी को मिल सकती हैं। उसके बाद एक सीट है बायसी। पूर्णिया की यह सीट है, यादव बहुल सीट है, लेकिन यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है क्योंकि यहां पर यादव वर्सेस मुस्लिम होता है, हिंदू वर्सेस मुसलमान। कई सीटें बिहार में ऐसी हैं, चाहे मिथिलांचल की आप सीट की बात की जाए, वहां पर हरिभूषण ठाकुर जीत जाते हैं बिस्फी से और वहां पर अशोक यादव बीजेपी के जीत जाते हैं मधुबनी से, सांसद बन जाते हैं, जहां पर यादव वोटर बहुल है। तो वहां यादव एक तरफा वोट बतौर हिंदू होकर करते हैं और मुस्लिमों के खिलाफ पोलराइज्ड होकर वोट करते हैं। तो ये सीट पर ऐसा देखने को मिल सकता है। यहां पर विनोद कुमार बीजेपी के चुनाव जीत सकते हैं। जन स्वराज ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और AIMIM के ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। उसके बाद रुपौली की सीट है, इस सीट पर भी हर किसी की नजर रहेगी क्योंकि बीमा भारती यहां से चुनाव लड़ रही हैं। कभी जेडीयू की विधायक हुआ करती थी, फिर पलटी मारी, फिर आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा, पूर्णिया लोकसभा बुरी तरह से चुनाव हारी और इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। कलाधर मंडल जेडीयू से चुनावी मैदान में है। धमदाहा इस सीट पर भी नजर होगी। लेसी सिंह नीतीश सरकार की कद्दावर मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं जो पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं और मोदी लहर में भी चुनाव जीते थे 2014 में। और पूर्णिया विजय खेमका है यहाँ से। तो ये 7 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 3-4 सीट पर हर किसी की नजर होगी। वैसे ही कटिहार की 7 सीटें हैं, इसमें भी ज्यादातर सीट पर बीजेपी इस बार जीत सकती है। पिछली बार भी बीजेपी 2-3 सीट यहां पर जीती थी और तारकिशोर प्रसाद जो पूर्व डिप्टी CM हैं बीजेपी के रहे हैं, उनकी सीट पर सबकी नजर होगी जो कटिहार से लड़ रहे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी जेडीयू के पूर्व सांसद, उनको भी इस बार चुनाव में उतारा गया है। तो ये कड़वा और कटिहार, ये दोनों सीट बहुत इंपॉर्टेंट होगी सीमांचल में और यहां से एनडीए की जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद कविता देवी कोहड़ा से चुनाव लड़ रही है, ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो हमने पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के बारे में दर्शकों को बताया है। अब थोड़ा अररिया की बात करते हैं। यहाँ पर 2 ऐसी सीट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, फारबिसगंज और जोकीहाट। फारबिसगंज में विद्यासागर केसरी बीजेपी से चुनावी मैदान में है और मनोज विश्वास कांग्रेस से हैं और यहाँ पर AIMIM भी पूरी ताकत से लड़ रही है। ओवैसी गए थे चुनाव प्रचार करने और प्रशांत किशोर ने भी एक दमदार मुस्लिम डॉक्टर को वहां से टिकट दिया था उनको, वो भी चुनाव लड़े हैं। तो हो सकता है कि इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी चुनाव जीत जाए। और जोकीहाट की सीट है, मंजर आलम जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं और शहनवाज आलम आरजेडी से लड़ रहे हैं। 2 और मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जन स्वराज से भी हैं और ओवैसी की पार्टी से भी हैं और निर्दलीय भी मुस्लिम लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि जितना ज्यादा मुस्लिम वोटों का यहां पर बिखराव होगा तो जेडीयू के उम्मीदवार की निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस बार का जो सीमांचल का जो समीकरण है वो पिछली बार से थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। यानी पिछली बार 12 सीटें एनडीए के पाले में गई थी, जेडीयू 4 और बीजेपी 8। इस बार वो आंकड़ा 15 तक पहुंच सकता है। यानी तेजस्वी यादव के सारे दावे फेल हो सकते हैं। ओवैसी बहुत बड़े फैक्टर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर वो खिला कर देंगे कि तेजस्वी का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। प्रशांत किशोर भी इसी तरह खेल बिगाड़ेंगे और जेडीयू और बीजेपी का परफॉर्मेंस और बेहतर नजर आएगा। यानी जैसे हमने भागलपुर के बारे में जिक्र किया, उसके बाद सीमांचल के बारे में जिक्र किया, 24 सीटें यहाँ की और 54 सीटें वहां की, 30 सीटें वहां की, टोटल 54 सीटें होती है और इसमें से यकीन मानिए कि 30 से 35 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। जो आंकड़े एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं वो एग्जैक्ट पोल में बदल सकते हैं। तो आपको बता दें कि सीमांचल जो है वो एनडीए लीड लेता हुआ नजर आ रहा है, भागलपुर के इलाके में एनडीए लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। हम फिर दर्शकों को दूसरे हिस्से के बारे में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर यहां से तय हो गया है कि एनडीए गठबंधन को इन इलाकों में जबरदस्त लीड मिलती हुई नजर आ रही है। ये हम नहीं, 17 एग्जिट पोल भी कह रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सीमांचल पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर देखने वाली बात होगी जो आंकड़े एग्जिट पोल में सामने आए हैं वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं नहीं, इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी और ये देखने वाली बात होगी। हर क्षेत्र के आंकड़े हम आपको बताते रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।